नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका वीकली करंट अफेयर क्लास में, जिसमें हम सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिटेल से डिस्कशन करते हैं और एमसीक्यू के माध्यम से उन चीजों को याद करने की भी कोशिश करते हैं। आज के इस क्लास में हम 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में जो करंट अफेयर है उनको पढ़ने वाले हैं और ये जो पूरी क्लास है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज्यादा है, अथाह सागर है करंट अफेयर का। लेकिन जरूरी क्या है कि हमें चीजें वही पढ़नी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाए, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है करंट अफेयर को लेके। तो हम क्लास हमारी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, जो भी चीज पढ़ेंगे वो बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करें क्लास को। सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखो, हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित लॉस एंजलिस में 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की जो सेरेमनी है उसका आयोजन किया गया था। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन से क्रम के हैं। तो ये हैं आपके 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। कहां पर इसकी जो सेरेमनी है उसका आयोजन कहां किया गया था, तो वो आयोजन किया गया था अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित लॉस एंजलिस में। फिर देखो, बात आती है, सबसे पहले हम देखें कि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, या हम बोलते हैं इंग्लिश में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, किसे दिया गया। तो वो प्रदान किया गया आपके लिली ग्लैंडस्टोन को। किसको? लिली ग्लैंडस्टोन को किसका अवार्ड दिया गया, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, तो वो दिया गया। और ये किस कैटेगरी में है, तो ये है आपके ड्रामा में। ये भी याद रखना है, किसमें है, ये ड्रामा में दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिली ग्लैंडस्टोन को। फिर दूसरी बात आती है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो वो दिया गया आपके सिलियन मर्फी को। इनकी फिल्म का नाम है ओपनहाइमर, उसके लिए इसको दिया गया था। तो बेस्ट एक्टर की बात करूं मैं, और ये भी किस कैटेगरी में है, तो ये भी आपके ड्रामा में है। ये दिया गया आपके सिलियन मर्फी को। और मैं बात करूं कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया आपके क्रिस्टोफर नॉलन को। अब देखो, यहाँ पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन सी है वो अपने बिल्कुल राइट हो जाता है। फिर देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो वो दिया गया आपके ओपनहाइमर को। ओपन हाइमर को, या हम क्या बोलते हैं, ओपन हाइमर को ये पुरस्कार दिया गया। अब आपको देखो, 81वें जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है उसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन से क्रम का है, तो ये 81वां है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। तो उसकी बात रखना है कि सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है, बेस्ट एक्ट्रेस है, उसका अवार्ड किसे दिया गया, तो लिली ग्लैंडस्टोन को। मेरे साथ बोलो, किसको, लिली ग्लैंडस्टोन को। और बात करें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो वो दिया गया सिलियन मर्फी को। फिर आता है कि बेस्ट डायरेक्टर, तीन ही चीज इंपॉर्टेंट रहती है, एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन है, तो वो है क्रिस्टोफर नॉलन। फिर बात करें कि बेस्ट फिल्म कौन सी थी, तो देखो ये जो फिल्म है ओपनहाइमर, इसके निर्देशक ही कौन थे, तो क्रिस्टोफर नॉलन। और उसमें बात करूं एक्टर कौन थे, तो सिलियन मर्फी उसमें एक्टर थे। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर देखो, मैं बात करूं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी आपके 1944 में। ये भी चीज याद रखना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1944 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा हुआ है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। और इससे पहले हमें यह भी समझना जरूरी है कि ये पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है। तो देखो, इसका मतलब क्या है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो एक साल में 4 बार जारी किया जाता है। और इसमें जारी मतलब हम बात करें कि इसमें तो टॉप रैंक किसकी आएगी, तो टॉप रैंक उस देश की आएगी जिसके पास सबसे ज्यादा वीजा फ्री एंट्री है। सबसे ज्यादा क्या है, वीजा फ्री एंट्री है। एंट्री, वीजा फ्री एंट्री का मतलब क्या है, वीजा फ्री एंट्री का मतलब यह है कि उस देश में यदि आपके नागरिक जाते हैं तो आपको किसी प्रकार का वीजा की आवश्यकता नहीं है। जिस देश के पास, इतने ज्यादा देश ऐसे हैं, आप ऐसे समझो कि मान लो कुछ आपके क्लोज दोस्त ऐसे होंगे जिसको आपको कभी भी किसी पार्टी प्रोग्राम में बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती है।
है ना। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको कभी आपको पार्टी के लिए इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, या कभी उनको आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके कई प्रोग्राम शादी आराम से आते हैं और जाते हैं। उसी प्रकार कुछ कंट्रीज ऐसे होती है, वो क्या करती है, जैसे मान लो कोई फ्रेंडली नेशन है, तो वो क्या करते हैं कि आप वहां पर बिना वीजा के भी जा सकते हो। और जिस देश के पास सबसे ज्यादा वीजा फ्री एंट्री है, मतलब जो उस देश के नागरिक सबसे ज्यादा जगह जा सकते हैं, वो टॉप पर रहता है इसमें। और यहाँ पर अभी ये जारी की गई है आपके Q1 की, Q1 मतलब क्वार्टरली जारी की थी, ये फर्स्ट क्वार्टर की रैंकिंग है। मतलब पहले तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आपके हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है वो कितनी बार जारी किया जाता है, तो साल में, एक साल में 4 बार ये जारी किया जाता है। इसमें आपके Q1, Q2, Q3 और Q4 मतलब क्वार्टरली ये जारी किया जाता है। अभी जो जारी की गई है वो कौन सी है, वो Q1 आपके हैं। इसमें बात करूं कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें 80वां स्थान है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे से याद करना है। भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें 80वां स्थान है। वही मैं बात करूं कि इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई है, तो देखो फर्स्ट रैंक में इसमें फ्रांस है, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और स्पेन, ये देश है। मैं देखो यहां लिख देता हूं कौन कौन से स्थान है इसमें फर्स्ट रैंक आई है। तो देखो जापान और जो आपके सिंगापुर है वो तो लगभग आपको हमेशा ही टॉप पर नजर आएंगे। उसके साथ साथ देखो फ्रांस, इटली, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, इटली और आपके स्पेन, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, इटली, स्पेन और उसके साथ में मैं बात करूं तो जो जर्मनी है ये टॉप पर आए हैं। तो ये इतने देश है वो क्या है, टॉप पर है, क्योंकि ये 194 ये जो देश हैं वो 194 मतलब 194 देश में इनके पास क्या है, वीजा फ्री एंट्री है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जितने देश के पास वीजा फ्री एंट्री रहेगी, कि मान लो भारत है और भारत है वो कितने देश के पास वीजा फ्री एंट्री है, तो बात करें कि भारत के पास 62 देशों के पास वीजा फ्री एंट्री है। मतलब 62 देश में जाने के लिए किसी प्रकार की वीजा की आवश्यकता भारत को नहीं है। कितने देश, तो 62 ऐसे देश है उनके पास, मतलब भारत जा सकता है वहां पर किसी प्रकार के, अपने को जो भारत के नागरिक हैं उनको वीजा की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसी स्थान, उसी के हिसाब से 62 देश के हिसाब से भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, 80वां। उसी प्रकार में बात करूं ये सारे जो देश हैं वो फर्स्ट रैंक पर क्यों आए हैं, क्योंकि इसके हम बात करें वीजा फ्री देश कितने हैं, तो वो है 194। इस प्रकार आपको चीजें को याद रखनी है। वही मैं बात करूं कि पाकिस्तान का कौन सा स्थान आया है, तो पाकिस्तान का आया है 101वां स्थान पाकिस्तान का आया है। तो ये भी याद रखना है पाकिस्तान का कौन सा है, तो पाकिस्तान का है आपके, पाकिस्तान का स्थान है 101, 101 स्थान किसका रहा है, पाकिस्तान का रहा है। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और देखो टोटल हम देश करें इसमें इसमें टोटल देश कितने थे, तो 104 देशों की ये इंडेक्स था, जिसमें सबसे लास्ट पर कौन आया है, तो सबसे लास्ट में आया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्यों आया है, कोई भी देश ऐसा नहीं रहे होगा जो ये कहेगा कि अफगानिस्तान है वहां के जो लोग हैं वो वीजा फ्री आ सकते हैं, तो इसलिए जो अफगानिस्तान है उसको सबसे लास्ट में रखा गया है 104 में। और 104 देशों की बात करूं रैंकिंग में पाकिस्तान का स्थान कौन सा आया है, तो 101वां। और भारत का इंपोर्टेंट है, अपने को तो भारत का अच्छे से याद कर लेना है, कौन सा स्थान है भारत का, तो भारत का है 80वां स्थान। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे देखो कुछ रैंकिंग के बारे में हम बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी, ये सारे जो रैंकिंग है यहाँ पर वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। सबसे पहले बात आती है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 की। तो इसमें भारत की बात करूं तो इसके भारत का स्थान है 111, अच्छे से याद कर लेना है। भूखमरी जो इंडेक्स है उसमें, हंगर इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो वो है आपके 111वां स्थान। अच्छे से याद करो कितना, 111। फिर देखो मैं बात करूं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में टॉप पर तो कौन है, स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 56वां। वही हम बात करें एशिया पावर इंडेक्स 2023 की, तो उसमें भारत है, उसका स्थान तो है चौथा। और फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पर है आपकी अमेरिका। और वहीं मैं बात करूं कि ग्लोबल जो फायर पावर इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो उसमें भारत का चौथा स्थान है। तो फायर पावर की जब भी बात करें, फायर पावर मतलब किस देश की जो आर्मी है वो कितनी मजबूत है, उस पर ये जो रैंकिंग है वो जारी की जाती है, जिसमें जो अमेरिका है वो टॉप पर है। और भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है चौथा स्थान। फिर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर स्टार लगा लेना, नाम क्या है इसका, कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। इसमें देखो जो प्रथम 3 स्थान पर तो कोई भी देश नहीं है, और चतुर्थ स्थान पर किसका नाम आता है, तो वो आता है आपके डेनमार्क का। तो ये चीजें याद रखनी है आपको कि प्रथम 3 पर तो कोई नहीं है,
डेनमार्क कौन से स्थान है? तो चौथे स्थान पर डेनमार्क है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का 7वां स्थान है। अच्छे से याद करना है कि जब पूछे आपसे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। फिर देखो बात करें कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 40वां। और टॉप किसने किया है? तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। और हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की, तो इसमें टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है आपके 126वां। और हम बात करें जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, प्रसन्नता सूचकांक, उसमें भी भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। तो इन दोनों में 126वां है, तो अच्छे से याद हो जाएंगे कि जहां पर शांति है वहीं क्या है? जहां पर शांति है वहीं आपकी प्रसन्नता है। तो देखो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में 126, और प्रसन्नता में बात करूं वहीं पे भी भारत का कौन सी रैंक है? 126वीं है। तो ये दोनों आराम से आपको याद हो जाएंगे। फिर देखो हम बात करें आगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 की बात करूं तो आइसलैंड यहां पर क्या है? टॉप में है। और भारत का स्थान कौन सा है? 127वां है। अच्छे से याद कर लेना कि कौन सा स्थान है? पीस में 126वां, प्रसन्नता में 126वां, और जब जेंडर गैप की बात आती है तब हम कौन से स्थान पर है? 127वें स्थान पर। फिर बात करते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वहां है भारत का 161वां स्थान है। और टॉप कौन करता है? तो नॉर्वे है, वो प्रथम स्थान पर है। वही हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रसन्नता में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। और टॉप किसने किया है? तो फिनलैंड ने। और जो लोकतंत्र रिपोर्ट है 2023 की, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो 108वां भारत का स्थान है। और डेनमार्क ने टॉप किया है। और फिर मैं बात करूं कि जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 है, उसमें अमेरिका ने टॉप किया है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 42वां स्थान भारत का है। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। फिर देखो आगे बात करें अपन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब आपसे बात की सबसे ज्यादा या सबसे पहला, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बात करें कि सबसे लंबे सी ब्रिज की। अब देखो सी ब्रिज का मतलब क्या है कि ये जो ब्रिज है ये कहां बनाया गया है? तो ये समुद्र के ऊपर बनाया गया भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का सबसे लंबा समुद्र पर बनाया गया ब्रिज कौन सा है? तो इसका नाम है आपके अटल सेतु ब्रिज। क्या नाम है? अटल सेतु इसका नाम है। अटल सेतु क्यों नाम किया गया है? तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के आधार पर उन्हें सम्मान देने के लिए इसका नाम क्या कर दिया गया है? अटल सेतु इसका नाम कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? तो ये है आपके मुंबई में। कहां पर है? राइट ऑप्शन हो जाता है इसमें मुंबई। और मुंबई में बात करूं तो ये जो आप बात करें ये ब्रिज, तो ये ब्रिज आपके मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला है। कहां से कहां तक? तो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है, 12 जनवरी को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। कहां से कहां तक रहेगा? तो ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। आपको देखो ये मैप दिख रहा होगा, देखो मैं इधर लिख देता हूं, मुंबई को नवी मुंबई से ये जोड़ने वाला है। यहां पर आपको मैप दिख रहा होगा, देखो ये है आपकी नवी मुंबई। और नवी मुंबई का जो चिरले हैं वहां से कहां तक? आपके सेवरी, ये जो मुंबई है वो स्थान को आपस में जोड़ने वाला है। ये ब्रिज कैसा ब्रिज रहेगा? तो ये समुद्र पर जो ब्रिज है वो है। और इसकी बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है आपके 21.8 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 21.8 किलोमीटर का ये ब्रिज होने वाला है। और इस ब्रिज से क्या होगा? तो इस ब्रिज से मैं बात करूं तो इस ब्रिज की से तो 2 घंटे का जो सफर है वो मात्र 20 मिनट में तय किया जा सकता है। जो 2 घंटे का सफर है वो कितनी देर में? तो 20 मिनट में ही तय किया जा सकता है। तो कितना अच्छा ब्रिज है, कितना इंपॉर्टेंट ब्रिज है भारत की दृष्टि से देखे जाए तो हम सभी के लिए गर्व का विषय भी है कि हम 2 घंटा जहां का समय लगता था हमें, अब मात्र 20 मिनट में हम वहां पर पहुंच सकते हैं। ये ब्रिज है आपके अटल सेतु ब्रिज। कहां पर है? तो मैंने बता ही दिया था, मुंबई में। मुंबई से नवी मुंबई को ये जोड़ने वाला ब्रिज है। और बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वही मैं बात करूं कि ये जो ब्रिज है उसकी हम देखो लंबाई 2 तरीके से हो सकती है इसकी। एक तो कैसे कि एक तो ब्रिज है वो समुद्र में कितना है, और एक कि हम बात करें कि सरफेस पे जो धरातल है वहां पर कितना है। तो देखो समुद्र में है ये आपके 16.85 किलोमीटर, तो क्या है? ये समुद्र पर है। और वही बात करूं कि 5.685 किलोमीटर किस पर है ये? तो ये रहने वाला है आपके मतलब धरातल पर, सतह पर रहने वाला है। ज्यादातर देखो तो आपको क्या याद रखना है? आपको तो इतना सा याद रख लेना कि 21.8 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज होने वाला है। और ये क्या करेगा? आपके 2 घंटे का जो सफर है वो 20 मिनट में इसमें आप तय
कर सकते हो। इस रोड को बहुत अच्छे से बनाया गया है, इसमें लगभग 400 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जिससे क्या हो, निगरानी की जाए। और स्पीड की बात करूं तो इसमें लगभग ये बताया गया है कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी, यहाँ पर कोई भी यदि वाहन चलता है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब इससे अधिक स्पीड नहीं रहनी चाहिए। मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहेगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि इस ये जो ब्रिज बनाया गया है, इस पर किसी प्रकार का कोई मोटरसाइकिल है, आपके मोपेड हो गया, ट्रैक्टर वगैरह, ये तिपहिया वाहन है, वो नहीं चलेगी। इसमें सिर्फ जो आपके 4 पहिया वाले जो 4 व्हीलर होते हैं वो ही इसमें चलने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से इसको याद कर लेना। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे क्वेश्चन है कि शेख हसीना कौन सी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुनी गई है। तो देखो हाल ही में जो आपके जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे 2024 के, उस इलेक्शन में शेख हसीना है वो पीएम के रूप में जीत दर्ज कर ली है उन्होंने। और ये कौन से क्रम की है, तो ये 5वीं बार जीत दर्ज की है। कितनी बार, तो कौन सी बार, तो 5वीं बार इन्होंने जीत दर्ज कर ली है। ये है आपके शेख हसीना। टोटल कितनी सीटें हैं वहां पर बांग्लादेश में, तो टोटल 300 सीटें हैं। और 300 सीटों में से जो इलेक्शन हुआ था वो 299 सीटों पर ही हुआ था, क्योंकि जो एक कैंडिडेट था उसकी डेथ हो गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो टोटल 299 सीटों पर भी इलेक्शन हुआ था। और इस 299 से जो हम बात करें कि जो शेख हसीना की जो पार्टी है आवामी लीग, क्या नाम है, आवामी लीग इसकी, इनकी पार्टी का नाम है। और आपको याद होगा कि जो आवामी लीग है उसकी स्थापना किसने की थी, तो शेख मुजीबुर रहमान ने इसकी स्थापना की थी, जिनको हम बंगबंधु के नाम से ही जानते हैं। और इन्होंने, ये जो पार्टी है उसने 222 सीटें प्राप्त की है। कितनी, 222 सीटें प्राप्त की है। टोटल 299 से 222 सीटें प्राप्त की है। हम बात करूं तो इसमें देखो क्या हुआ था कि जो शेख हसीना की जो पार्टी है, तो इनका जो विपक्ष है उन्होंने बहिष्कार कर दिया था 2024 के इलेक्शन का। इन्होंने कह दिया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, इनकी बात करूं, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसने क्या कर दिया था कि बहिष्कार कर दिया था कि हम हैं वो 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्योंकि जो शेख हसीना, जो ये विपक्षी पार्टी है, उनको लगता था कि जो शेख हसीना है, इन्होंने क्या किया है कि जो वहां पर इलेक्शन कमीशन है उसमें जो बड़े अधिकारी है वो किसके पक्ष में काम कर रहे हैं, तो वो शेख हसीना जी के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसलिए जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने इस जो चुनाव है 2024 का, इसमें हिस्सा नहीं लिया था। या मात्र जो 42% वोटिंग हुई थी, कितनी प्रतिशत, तो मात्र 42% ही वोटिंग हुई थी। तो आप सोच सकते हो कितनी कम वोटिंग हुई है। एकमात्र मान लो कि जो आवामी लीग है वो अकेली ही मतलब चुनाव लड़ रही थी इसमें। और कौन जीत गई है, तो आपके शेख हसीना जीत गई है। कौन सी बार, तो 5वीं बार इन्होंने ये जीत दर्ज की थी। पहली बार देखो यहाँ लिखा हुआ है, पहली बार 1986 में ये पीएम बनी थी। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हमें कितना सा याद रखना है, एग्जाम में ज्यादातर ये चीजें पूछी जा सकती है कि शेख हसीना कहाँ की पीएम है, तो आपके बांग्लादेश की। और बात करें कौन से क्रम की, तो 5वीं बार बनी है ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी की गई है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो देखो हम बात करें, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अवार्ड में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है। देखो हम बात करें शीर्ष स्थान पर, तो हाल ही में बात करूं तो 11 जनवरी को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। कब, तो 11 जनवरी को ये रिपोर्ट जारी की थी। और इसका जो प्रोग्राम है वो भारत मंडपम में इसको आयोजित किया गया था। इसमें देखो बात करूं तो प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो देखो जो सूरत है और इंदौर है वो उन्हें संयुक्त रूप से कौन से स्थान पर रहे, तो ये प्रथम स्थान पर रहे। और देखो आप ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 लाख से ज्यादा आबादी की बात की जा रही है। 10 लाख से ज्यादा आबादी की बात की जा रही है कि 10 लाख से ज्यादा आबादी जिस शहर में है उस शहर में टॉप किसने किया है, तो सूरत और इंदौर ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वही बात करूं कि तीसरे स्थान पर कौन है, तो जो नवी मुंबई महाराष्ट्र है वो कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है। तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई, ये आपको याद रखना है। फिर देखो दूसरी बात हम देखें कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो सबसे स्वच्छ राज्य की मैं बात करूं तो उसमें स्थान आता है आपके महाराष्ट्र का। कौन सा देश राज्य है, तो राज्य है आपके
राष्ट्र। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि 1 लाख से कम संख्या में, मतलब कोई ऐसा शहर है जिसकी जो जनसंख्या है वो 1 लाख से कम है, उसमें टॉप किसने किया है? तो वहां हम बात करें कि उसमें टॉप किया है आपके आपके सवाद। सवाल है कहां पर? महाराष्ट्र में उसने टॉप किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, किसने टॉप किया है? तो सवाल है, महाराष्ट्र में एक जगह है, उसने जो शहर है जिसकी आबादी 1 लाख से कम है उसने टॉप किया है। और राज्य कौन सा है? तो राज्य है आपके महाराष्ट्र है, उसने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ इसमें आता है। साथ ही ये पूछा जाता है कि गंगा किनारे जो बसा हुआ शहर है उसमें सबसे ज्यादा टॉप, मतलब सबसे मतलब जहां पर स्वच्छता सबसे अच्छी कहां पर है, या हम कह सकते हैं कि गंगा किनारे बसे हुए शहरों में सबसे मतलब सबसे ऐसा कौन सा देश है, सॉरी ऐसा कौन सा शहर है जो टॉप पर है? तो उसमें नाम आता है आपके वाराणसी का। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पूछा जा सकता है, किसका नाम आता है? तो ये आता है आपके वाराणसी का। मैं यहां लिख देता हूं, किसका? वाराणसी है वो टॉप पर है, याद रखना अच्छे से। ये बात कर रहा हूं आपके गंगा किनारे बसे शहरों की। और वही बात पूछा है, कंटेनमेंट एरिया है, जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें सबसे स्वच्छ कौन सा बोर्ड है? तो वो है आपके महू मध्य प्रदेश। ये भी याद रखना है, महू मध्य प्रदेश, एमपी में। देखो क्या क्या चीजें हमने याद की। तो आपके स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें हमने ये देखा कि टॉप किसने किया है। तो इसमें हम बात करें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में टॉप किया है आपके सूरत और इंदौर ने। देखो ये प्रोग्राम यहाँ पर देखो, ये है आपके मोहन यादव जो एमपी के आपके एमपी के जो सीएम है, वो देखो यहाँ पर अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं। और ये है देखो आपके हरदीप पुरी, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, इसमें यहाँ पर फोटो लगाई गई है जिसमें ये हरदीप पुरी है जो कि शहरी विकास मंत्री है आपके हरदीप सिंह पुरी, और वो क्या कर रहे हैं? अवार्ड दे रहे हैं। तो सब टॉप किसने किया है? सूरत और इंदौर ने टॉप किया है। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो नवी मुंबई है वो तीसरे स्थान पर है। राज्य में बात करें तो राज्य में कौन है? तो राज्य में आपके महाराष्ट्र ने टॉप किया है। फिर बात की जाए गंगा किनारे तो वाराणसी, और फिर बात की जाए कि कंटोनमेंट बोर्ड है उसमें कौन है? तो उसमें है आपके महू मध्य प्रदेश का जो कंटोनमेंट एरिया है वो सबसे स्वच्छ पाया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है कि कपड़ा गंडा शॉल और लांजिया शोरा पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में मैं बात करूं कि ओडिशा की जो 5 वस्तुएं हैं उनको क्या किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त किया गया है। ये देखो यहाँ पर, इसका नाम है अतुल्य भारत की अतुल्य निधि, जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और बात की जाए कितने साल के लिए, तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है। कितने साल तक? 10 साल के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ये एक्ट कौन सा है? तो 1999 का ये एक्ट है, 1999 का एक्ट है। और दिया किसके द्वारा जाता है? तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। 10 साल के लिए होता है, मतलब एक बार यदि किसी वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया है तो कितने साल तक रहेगा? तो वो 10 साल तक वैलिड रहेगा। और फिर बात करें कि एक्ट कौन सा है, तो 1999 का एक्ट है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। पहली बार कब दिया गया था? तो 2003 में 2004 में ये दिया गया था आपके फर्स्ट में दार्जिलिंग टी को। तो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको ये प्रदान किया गया था। पहली बार किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की जो चाय है उसको ये प्रदान दिया गया था। फिर देखो हम बात करें अभी की, जो कंपागड़ा शॉल और लांजिया शोरा है वो पेंटिंग कहाँ की है? तो ये है आपके ओडिशा से संबंध रखती है। 5 चीजों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पांचों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो नाम आता है आपके कपड़ा गंडा शॉल, फिर है आपके लांजिया शोरा। दो तो आपको याद हो ही गया होगा, कपड़ा गंडा शॉल और लांजिया शोरा। फिर आपके कोरापुरा काला जीरा चावल, यह याद करना है आपका, कहाँ का? कोरापुरा का काला जीरा चावल, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही मैं बात करूं सिंपली पाल की जो कई चटनी है उसे भी दिया गया है। तो देखो यहां लिख देता हूं, जो चटनी है उसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसी के साथ ही बात करूं जो ओडिसी की जो खजूर की जो गुड़ा मिठाई है, तो खजूर की 5वें नंबर पर आती है आपकी
खजूर की गुड़ मिठाई, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो क्या याद रखना है कि ओडिशा की जो 5 चीजें हैं उन्हें क्या किया गया है, हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन कौन सी है, एक तो है कपड़ा गंडा शॉल, एक है आपके लांजिया शोरा, एक है कोरापुरा का काला जीरा चावल, एक है सिमलीपाल की काई चटनी और एक आपके खजूर गुड़ की जो मिठाई है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो मैं बात करूं, इसमें राइट ऑप्शन है आपके रश्मि शुक्ला को क्या किया गया है, महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कहां की, तो महाराष्ट्र की। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है, तो वो है आपके रश्मि शुक्ला। वही बात करूं, नीना सिंह, आपने नाम सुना होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इन्हें सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। कौन, तो ये है आपके सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर जब आगे बात करें अपन, आगे है कि हाल ही में रक्षा और शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है वीर बालक, वीर योद्धा, वीर गाथा 3 या वीर सैनिक 2। तो देखो इसमें हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें है आपके वीर गाथा 3। और ये है क्या, हम बात करेंगे जो वीर गाथा प्रोजेक्ट है वो है क्या। तो देखो इसके तहत क्या किया जाता है, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। निबंध प्रतियोगिता, इसका आयोजन किया जाता है, इसमें निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि मतलब जो बच्चे करते हैं वो निबंध लिखते हैं, और किस पर, तो वो निबंध रहते हैं अपने जो वीर सैनिक हैं उन पर ये निबंध लिखते हैं। और 26 जनवरी को क्या किया जाएगा, 26 जनवरी को 100 बच्चों को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। कितने बच्चों को, 100 बच्चों को। क्या इसमें 100 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा निबंध लिखा है, और उन्हें क्या किया जाएगा, अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो प्रोजेक्ट का नाम है आपके वीर गाथा प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी आपके 13 जुलाई 2023 को ये स्टार्ट हो गया था। आपके वीर गाथा 3 है उसको शुरू कर दिया गया था, किसके द्वारा, रक्षा और आपके शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा ये शुरू किया गया था। और अब इसमें क्या किया गया है, 100 जो बच्चे हैं उनको नॉमिनेट किया गया है, उनको क्या प्रदान किया जाएगा, अवार्ड प्रदान किया जाएगा। और ये क्या है, एक प्रकार की निबंध प्रतियोगिता है। 26 जनवरी की बात करें तो इसमें जो अपने मुख्य अतिथि रहने वाले हैं वो कौन है, तो वो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। वो मैंने इससे पहले जो अपनी क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि इमैनुअल मैक्रोन है वो क्या रहने वाले हैं, 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस है उसके आपके मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। फिर देखो आगे बात करें, इससे पहले कौन से 2023 का जो गणतंत्र दिवस था उस पे कौन थे, तो उसमें थे आपके फ्रांस के इसके मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ये भी आपको याद होगा। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो अभी अभी भारतीय ओलंपिक संघ है उसके सीईओ नियुक्त किया गया है, किसको, तो इसमें राइट ऑप्शन आता है रघुराम अय्यर। ये है आपके रघुराम अय्यर, इन्हें ओलंपिक संघ का सीईओ नियुक्त किया गया है। वहीं हम बात करें अध्यक्ष कौन है, तो जो पीटी उषा है वो क्या है, अध्यक्ष है। ये भी याद रखना है कि अध्यक्ष कौन है, जो पीटी उषा है वो क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। फिर देखो आगे बात करें हम, आगे है कि हाल ही में मालदीव के पर्यटन विकल्प के रूप में पीएम मोदी ने अरब सागर में स्थित किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया है। बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर इससे रिलेटेड मिल जाएगी। पिछला सप्ताह की बात करूं तो सबसे ज्यादा यही चीज चल रही थी कि जो मालदीव है उसमें क्या जो पर्यटन विकल्प के रूप में मोदी जी ने अरब सागर में लक्षद्वीप का दौरा किया था। किसका दौरा किया था, लक्षद्वीप का। देखो मोदी जी ने दौरा किया, और जैसे ही मोदी जी ने दौरा किया और उसकी वीडियो वगैरह पोस्ट की, तब जो मालदीव है वहां के 3 जो मंत्री थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारी टिप्पणियां की कि जो मोदी जी है वो क्या है, इजराइल के पपेट है, कठपुतली है इजराइल की, और बहुत सारी चीजें हमारे पर्यटन को लेकर भी कही कि मतलब यहाँ पर जो मतलब ऐसे जो रूम्स होते हैं उनमें उनकी बदबू रहती है, और हमारी जैसी सर्विस है वो जो भारत है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकता है, हम क्या है, बेस्ट हैं। फिर देखो एक हैशटैग चलने लग गया था कि बाइकॉट मालदीव, ऐसा हैशटैग चलने लग गया था, और लोग ये कहने लग गए थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, लक्षद्वीप जाना चाहिए। लक्षद्वीप में भी वैसे ही समुद्र है, अरब सागर में स्थित ये द्वीप है। और मैं मालदीव की बात करूं तो मालदीव की जो पूरी इकोनॉमी है वो किस पर है, तो वो टूरिज्म पर ही व्यस्त है। मतलब कुछ देश ऐसे थे जो कोरोना में इनकी बहुत हालत खराब हो गई थी, क्योंकि जो ऐसे देश है श्रीलंका हो गया, मालदीव है या आपके मलेशिया वगैरह है, इनमें क्या हुआ था कि ये जो देश है वो किस पर रिलाई रहते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं, तो ये मेनली इनका जो इनकम का सोर्स है
वो है आपके पर्यटन। और देखो आपको पता ही है कोरोना में पर्यटन था वो बिल्कुल ठप पड़ गया था, इससे इनकी हालत खराब हो गई थी उस समय। और लेकिन अभी की मैं बात करूं मालदीव की, तो मालदीव का पर्यटन के बारे में देखो यहाँ पर एक, ये देखो आप यहाँ पर मैं बात करूं तो मालदीव की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो वो है आपके 5.15 लाख, लगभग 5 लाख पॉपुलेशन है। और वहां आप देखोगे कि भारत से कितने पर्यटक जाते हैं वहां पर, तो देखो 2018 में 90,000 गए थे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2020 यहाँ पर तो थोड़ा कोरोना था इसलिए 63,000 कम हो गए, लेकिन आप देखोगे पिछले साल मतलब 2023 में 1,93,000 लोग हैं वो पर्यटन के लिए मालदीव गए थे। और वहां हम क्या करते हैं, पैसा सारा अपने पर्यटन का जितना पैसा होता है वहां दे देते हैं। इसलिए ये कहा गया, मोदी जी द्वारा भी ये आग्रह किया गया सभी को कि आप क्या करें, लक्षद्वीप जाएं और वहां पर क्या करें, लक्षद्वीप पर अपनी जो हॉलीडेज है वो बिताएं। साथ ही देखो यहाँ देखोगे आप, देखो ये रहा लक्षद्वीप, या ये रहा आपके लक्षद्वीप, और ये है आपके मालदीव। और आपको याद होगा मालदीव और जो मिनिकॉय है उसको कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो वो है 8 डिग्री। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री, और मैं बात करूं लक्षद्वीप और आपके जो मिनिकॉय है उसको 9 डिग्री चैनल है वो अलग करता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अभी इंपोर्टेंट अपने लिए क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उसमें आपको ये इतना सा पता रहना चाहिए, लक्षद्वीप का किया गया, लक्षद्वीप है उसका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। फिर देखो आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है। तो देखो इंपोर्टेंट जाता है, पहले भारतीय अधिकारी की नाम आते ही हमें क्या करना है, इसमें स्टार लगा लेना है। देखो हम बात करें बिम्स्टेक की, बिम्स्टेक की मैं बात करूं तो देखो इसकी फुल फॉर्म आपको पता रहनी चाहिए क्या होती है। बी का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अच्छे से याद करो, मेरे साथ साथ वापस बोलो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। वापस बोलो, मेरे साथ साथ वापस याद करते जाओ, क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये है आपके बिम्स्टेक की फुल फॉर्म। अब बात करें कि इसमें टोटल कितने देश हैं, तो इसमें टोटल 7 देश शामिल है। कौन कौन से देश हैं, तो उसमें आपके बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका, ये 7 देश है वो इसमें शामिल है। अब बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में। स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो है आपके ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। हाल ही में क्या किया गया है कि भारत के पहले जो अधिकारी है वो नियुक्त हुए हैं। इसमें कौन नियुक्त है, महासचिव नियुक्त हुए हैं भारत के पहले अधिकारी। और इनके नाम के बारे में बात करूं तो इनका नाम है आपके इंद्रमणि पांडे। कौन है, इंद्रमणि पांडे। ये रही आपके इंद्रमणि पांडे जी की फोटो। आपको क्या याद रखना है, पहले तो बिम्स्टेक के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से देश है, तो 7 देश इसमें शामिल है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान अपने जो बाउंड्री टच करते हैं, बांग्लादेश हो गया, देखो बांग्लादेश है इधर ऊपर, भूटान, इंडिया हो ही गया, नेपाल है, फिर थाईलैंड है, म्यांमार है और श्रीलंका है। ये जो 7 देश है वो क्या है, बिम्स्टेक में शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो वो है आपके ढाका में। और अभी अभी क्या किया गया है कि जो इंद्रमणि पांडे हैं उन्हें क्या नियुक्त किया गया है, महासचिव बिम्स्टेक का नियुक्त किया गया है। ये सारी चीजें हमें याद रहनी चाहिए। फिर जब आगे बात करें, आगे के हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो देखो पर्पल उत्सव की मैं बात करूं तो हाल ही में 8 से लेकर 13 जनवरी तक क्या किया जा रहा है, पर्पल उत्सव मनाया जा रहा है। कहां पर, तो गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो पहली बात तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी है, वो बिल्कुल राइट है। गोवा में, गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहां पर पर्पल उत्सव मनाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे जो पर्पल उत्सव है उसका संबंध किससे है। तो देखो पर्पल कलर है, देखो कुछ कलर होते हैं वो मतलब उसके लिए रिजर्व रखे जाते हैं। तो हम बात करें पर्पल, जब भी आपके पास में नाम आए तो वो मतलब है दिव्यांग जन के लिए। किसके लिए, जो पर्पल है वो किसके लिए होता है, दिव्यांग जन के लिए। हम पर्पल को कभी मान लो कि इंडिकेट करें कि पर्पल कलर से उनको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, जो दिव्यांग जन है उनके लिए। तो देखो पर्पल जो उत्सव है, पर्पल महोत्सव है वो कहां पर मनाया गया है, एक तो गोवा में मनाया गया है। कब से कब तक, तो 8 से 13 जनवरी तक इसको मनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 समावेशित और सशक्तिकरण का उत्सव। क्या नाम है इसका, कि समावेशी और सशक्तिकरण का ये क्या है, उत्सव है। किसके लिए है, तो इसका दिव्यांग जन के लिए ये उत्सव होता है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे है कि 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां होगा।
आयोजन होगा या कहाँ होगा। फिर देखो हम बात करें सबसे पहले कि जो नोवा है, क्रम कौन सा है, पहले तो ये याद रखना है कौन से क्रम का है, तो नौवा है, नौवा क्रम का है। और क्या है नाम, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया है आपके हरियाणा में। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, हरियाणा में आयोजन किया गया है। हरियाणा के जो फरीदाबाद है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको ये याद रखना है क्रम कौन सा है, तो नौवा क्रम का। कहां पर आयोजन किया गया, तो हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। कौन सा हरियाणा में कहां पर, तो फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक, तो 17 से लेकर 26 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। 17 से लेकर 26 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। और हम बात करें इसकी थीम क्या है, तो थीम आपको याद रखनी है। इसकी थीम के बारे में बात करें, इसकी थीम है कि अमृतकाल। थीम याद रखनी है आपको कि अमृतकाल में विज्ञान, अमृतकाल में विज्ञान एवं तकनीक। अमृतकाल में विज्ञान एवं तकनीक की थीम है। कब से कब तक, तो 12 से लेकर 26 जनवरी तक इसको आयोजित किया जाएगा। वही मैं बात करूं कि जो आठवां विज्ञान महोत्सव था वो कहां मनाया गया, तो वो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। तो ये चीजें आपको याद हो गई होगी। फिर देखो आगे बात करें, आगे है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। देखो प्रवासी भारतीय दिवस की मैं बात करूं तो ये हर वर्ष कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में, तो महात्मा गांधी जी, आपको पता होगा कि 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इस याद में हमेशा एनआरआई डे या हम क्या बोल सकते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, तो 2003 में यह पहली बार आयोजित किया गया था। पहली बार कब मनाया गया, तो 2003 में। कब, 2003 में पहली बार ये मनाया गया था। और ये कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, 2003 में पहली बार मनाया जाता है। और हम बात करें कि इस साल की जो थीम क्या है, तो देखो थीम यहाँ पर लिखी गई है। थीम क्या है, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। क्या लिखा हुआ है कि अमृत काल में भारत की भागीदारी के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये क्या है आपकी थीम, इस बार 2024 की थीम रखी गई है। वही हम बात करूं कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब आयोजित किया जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, देखो ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और पिछला 2023 में कहां आयोजित किया गया, तो इंदौर एमपी में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर, इंदौर में आयोजन, इंदौर एमपी में इसका आयोजन किया गया था। तो देखो चीजें याद हो गई होगी। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करूं तो शुरुआत कब हुई थी, तो 2003 को। कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार 2024 की थीम क्या है, तो 2024 की थीम है अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। वही मैं बात करूं कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है उसका आयोजन कब किया जाता है, तो 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। और 2023 में कहां पर आयोजन किया गया था, इंदौर एमपी में। अब कब आयोजन होगा, तो 2025 में इसका आयोजन होगा। यहां तक चीज समझ में आ गई होगी। फिर देखो आगे बात करते हैं अपन। लिखा हुआ है कि हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण कहां आयोजित हुआ। तो इसमें पहली बात तो यह है कि संस्करण कौन सा है। देखो संस्करण जब आपको याद हो जाएगा ना, तब आपको चीजें याद करने में आसानी रहेगी। क्योंकि मान लो इसका जिस टाइम 11वां संस्करण होगा तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। हाँ पिछली बार हमने पढ़ा था इसका 10वां संस्करण, तो इस बार कौन सा है, ये 11वां संस्करण है। तो ये चीजें आपको याद इजीली हो जाएगी। हम बात करें कि इस बार का जो 10वां संस्करण है उसका आयोजन कहाँ किया गया, वडोदरा, गुजरात, अहमदाबाद या गांधीनगर। तो देखो इसका आयोजन किया गया आपके गांधीनगर में। कहां पर, गांधीनगर में। इसका गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। फिर देखो हम बात करें कि इसकी जो थीम थी वो क्या थी, तो देखो थीम के बारे में बात करूं कि इसकी थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। क्या थीम थी, गेटवे टू द फ्यूचर थीम थी इसकी। और कब से कब तक, तो 10 से 12 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, साथ ही 34 देश के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल
हुए थे। और यूएई के जो मोहम्मद बिन जायद हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे और बहुत बड़ा प्रोग्राम इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? तो मोदी जी द्वारा आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी 2003 में। कब शुरुआत की थी? तो 2003 में मोदी जी ने शुरुआत की थी। तब वो गुजरात के क्या थे? सीएम थे उस समय। मोदी जी सीएम थे, तब उन्होंने जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है इसकी शुरुआत की थी। और ये अब कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 10वां संस्करण है। कहां पर आयोजित किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा हुआ है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? तो देखो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, देखो यहाँ पर आपको फोटो देखते ही पता लग गया होगा, लिखा हुआ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। देखो बायोग्राफी की जब बात आए, बायोग्राफी की मतलब है कि उस व्यक्ति की आत्मकथा है लेकिन लिखी उसने है उसकी कोई गारंटी नहीं है। ध्यान से समझना, एक तो चीज होती है ऑटोबायोग्राफी और एक होती है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब है कि उस आदमी ने उसकी आत्मकथा तो है लेकिन लिखी पता नहीं किसने है। लेकिन जब ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस व्यक्ति की आत्मकथा है और उसने खुद ने ही वो आत्मकथा लिखी है, तो इसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी है? तो ये है आपके मनोज मुकुंद नरवणे की। और ये क्या थे? 28वें थल सेना अध्यक्ष थे। क्या थे? थल सेना अध्यक्ष ये थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मनोज मुकुंद नरवणे की ये बुक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और ये 28वें थल सेना के अध्यक्ष थे। वही मैं बात करूं कि अनिल चौहान, तो ये कौन है? तो ये है अपने सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन है? सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान है, वो आपके सीडीएस है। मनोज पांडे कौन है? तो ये थल सेना के अध्यक्ष है। कौन है? थल सेना के अध्यक्ष है। वही मैं बात करूं विवेक राम चौधरी, तो ये आपके जो वायुसेना है उसके अध्यक्ष है। और वही मैं बात करूं नौसेना के अध्यक्ष की, तो आपके नौसेना के अध्यक्ष कौन है? वो है आपके आर हरिकुमार। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सारे आपको याद हो गया होगा। मैं बात करूं थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो अभी मनोज पांडे हैं। वही बात करूं वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के अध्यक्ष है आपके विवेक राम चौधरी। मनोज मुकुंद नरवणे की ये पुस्तक है। अनिल चौहान कौन है? तो वो सीडीएस है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार क्या है? नौसेना के अध्यक्ष है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लिखा हुआ हाल ही में ग्रेवियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखो ग्रेवियल अटल की मैं बात करूं तो ये फ्रांस के पीएम बने हैं। कौन है? फ्रांस की ये पीएम है। जबकि आपको याद होगा फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल जो मैक्रोन है वो क्या है? तो आपके फ्रांस के राष्ट्रपति है। तो ये भी चीजें याद रखनी है। फ्रांस के राष्ट्रपति तो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। लेकिन जब पूछे कि पीएम कौन है तो पीएम है आपके ग्रेवियल अटल, इनका नाम है। ये फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री है। याद रखना ये सबसे युवा है। इनकी एज की बात करूं तो मात्र 35 वर्ष के ये हैं। कितने साल के हैं? ये देखो यहाँ पर फोटो लगी गई है इनकी, और ये 35 साल के हैं और ये फ्रांस के पहले समलैंगिक क्या है? पीएम है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर देखो और साथ में आपको याद ही होगा कि जो इमैनुअल मैक्रोन है वो क्या है? अपने मुख्य अतिथि है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो 26 जनवरी होगी उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। फिर देखो लिखा हुआ है कि यूनेस्को के 46वें सत्र का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में होगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। बात करूं तो क्रम कौन सा है? तो ये है आपके 46वां सत्र है। कौन से सत्र की बात की जा रही है? 46वें सत्र की बात की जा रही है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि इसका आयोजन कौन करने वाला है? तो इसका आयोजन किसकी अध्यक्षता में होगा? तो भारत की अध्यक्षता में होगा। इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छे से याद रखना है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है आपकी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है यूनेस्को की। यूनेस्को के बारे में बात करूं कि स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना की बात की जाए तो 1945 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। 46वां सत्र है, कौन अध्यक्षता करने वाला है? तो भारत है वो इसकी अध्यक्षता करने वाला है। अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कौन सा है? तो 46वां सत्र है। अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर आपके पेरिस,
फ्रांस में। टोटल कितने देश है? तो टोटल 121 देश है वो इसमें शामिल है। वही मैं बात करूं कि इसका जो 45वां सत्र था 2023 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता हुई थी रियाद, सऊदी अरब में। रियाद में इसका जो इसका 45वां सत्र था उसका आयोजन हुआ था। तो देखो आपको याद हो गया होगा। फिर देखो मैं बात करूं, आपको याद होगा कि जो यूनेस्को है उसका जो 46वां इसका जो 45वां सत्र था रियाद में, उसमें भारत की जो 3 साइट्स थी उनको क्या किया गया था, सॉरी 2 साइट को शामिल किया गया था यूनेस्को की धरोहर में। उसमें आपके 41 नंबर पे शामिल किया गया था 41 पे मैं बात करूं, 41 पे तो शांति निकेतन को शामिल किया गया था। और 42 पे बात करूं तो 42 पे नंबर पे शामिल किया गया था आपके जो होलेश्वर टेम्पल है कर्नाटक में। कहां पर? होलेश्वर मंदिर समूह कहां पर है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, इन्हें शामिल किया गया था। तो ये चीज भी याद रखनी है किसको? तो एक तो 41 नंबर पर शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल में, उसको शामिल किया गया था। और जो होलेश्वर टेम्पल समूह है उसको शामिल इसमें किया गया था। तो यहाँ तो चीजें सारी आपको याद हो गई होगी। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है हाल ही में हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? हिंदी दिवस की मैं बात करूं तो देखो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये बात हो रही है आपके विश्व हिंदी दिवस की। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 10 जनवरी को। वही मैं बात करूं कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। अच्छे से चीजों को याद रखना है। जब आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस तो कब? 10 जनवरी को। वही आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्योंकि 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था, इसे जो हिंदी है उसको राज्य भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसलिए हम क्या करते हैं, हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और विश्व जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपके 10 जनवरी को। मैं बात करूं विश्व जो हिंदी दिवस है इस बार का 2024 का, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है कि हिंदी का पारंपरिक ज्ञान के साथ, हिंदी का पारंपरिक ज्ञान और एआई को जोड़ना। पारंपरिक ज्ञान और जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, हम क्या बोलते हैं, एआई है, उसको जोड़ना इसकी क्या है? थीम है। आप इसे याद करना, थीम क्या है कि हिंदी का जो पारंपरिक ज्ञान है उसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई के साथ जोड़ना है, वो इसकी थीम रखी गई है। मैं बात करूं कि इसकी घोषणा कब की गई थी, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 2006 में इसकी घोषणा की गई थी। क्या क्या याद हुआ? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। तो विश्व हिंदी दिवस है 2024 का, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है हिंदी का पारंपरिक ज्ञान के साथ जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसको जोड़ना। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 2006 में इसकी घोषणा की गई थी। यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। फिर देखो आगे बात अपन करते हैं। लिखा हुआ हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करूं तो ये कौन से क्रम का है? तो ये है आपके 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 27वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है। कब से कब तक? तो 12 से लेकर 16 जनवरी तक। 12 से लेकर 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? तो नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? नासिक महाराष्ट्र। तो देखो पहले बात तो हम बात करते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें। तो राइट ऑप्शन बात करें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है आपके महाराष्ट्र है, वो क्या है? राइट ऑप्शन है। फिर देखो हम बात करें कि इसमें मस्कोट कौन सा होगा? जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है जो कि 12 से लेकर 16 जनवरी तक के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। तो हम बात करें इसका मस्कोट के बारे में। तो देखो ये आपको गिलहरी दिख रही है क्या? यहाँ पर ये गिलहरी दिख रही है क्या? ये गिलहरी क्या होगी? इसकी मस्कॉट बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो गिलहरी है, बिग गिलहरी है, बड़ी जायंट गिलहरी होती है, इसका नाम है शैकरू। तो इसको क्या बनाया गया है? मस्कॉट बनाया गया है। और 2023 की मैं बात करूं कि 2023 में जो 26वां क्रम का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो उसका आयोजन कहां किया गया था? उसका आयोजन किया गया था हुबली
हुबली धारवाड़ में इसका आयोजन किया गया था। कौन से क्रम का था? तो वो था आपके 26वें क्रम का राष्ट्रीय युवा महोत्सव था, 26वें क्रम का। हुगली आपके धारवाड़ कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? ये कहां पर है? तो कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आपको अच्छे से इसमें याद रखना है। फिर देखो आगे बात करें अपन, लिखा हुआ हाल ही में हनुमान गड्डी लड्डू को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध है। तो देखो ये है आपके लड्डू, देसी घी के लड्डू है, ये बेसन के लड्डू है, और इसका संबंध कहां से है? तो इसका संबंध है आपके उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बात करूं मैं, अयोध्या में है ये, अयोध्या में लड्डू बनते हैं जिनका नाम है हनुमानगढ़ी हनुमानगढ़ी के लड्डू। इनको हाल ही में क्या प्रदान किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जीआई टैग कितने साल के लिए रहता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जीआई टैग है वो 10 साल के लिए रहता है। एक्ट कौन सा है? तो 1999 वाला एक्ट है। सबसे पहले किसको दिया गया था? 2004 में। तो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। अभी किसको दिया गया है? तो हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये लड्डू है आपके देसी घी के लड्डू है, और अयोध्या के ये लड्डू है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है कि घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट दिव्य कीर्ति का संबंध कहां है? तो देखो हाल ही में 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में क्या प्रदान किया गया है? अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। टोटल जो 26 कैंडिडेट हैं उन्हें जो अर्जुन पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। टोटल कितने? तो 26 जो खिलाड़ी हैं उन्हें क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। कैसे जाएगा? ठीक है, 9 जनवरी को प्रदान किया गया था अर्जुन पुरस्कार। कितने कैंडिडेट को? तो 26 जो खिलाड़ी हैं उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला। अब मुझे बताओ, जब ये बात आ जाती है कि पहली भारतीय महिला, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको सारे जो अर्जुन अवार्ड है और जितने भी जो अवार्ड दिए गए थे उन सभी के बारे में मैंने आपको एक वीडियो बना दी थी। उसमें मैंने डिटेल डिस्कशन सबके बारे में कर दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आपको देखनी है, और उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखो जो दिव्य कीर्ति सिंह है उनका संबंध कहां से है? तो उनका संबंध है नागौर से। कहां से है? नागौर से इनका संबंध है, और इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता है। वही बात करूं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में पूछने की दृष्टि से, तो वो होता है आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसका नाम चेंज कर जो हॉकी के खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर रख दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मैं बात करूं कि इसका ये जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो ये आपके चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, इनको प्रदान किया गया है। अब देखो आपको याद क्या रखना है, एक तो दिव्य कीर्ति सिंह का नाम याद रखना, ये किससे संबंध है? खेल पूछा जा सकता है। जो घुड़सवारी है उससे संबंध है, राजस्थान के नागौर जिले से इनका संबंध है, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों किसके खिलाड़ी है? तो ये हैं आपके बैडमिंटन के। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे बात करें, लिखा हुआ हाल ही में यूएसए में आयोजित सी ड्रैगन 2024 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो देखो हम बात करें कि जो पहली बात तो ये हो जाती है, सी ड्रैगन नाम क्या है? सी ड्रैगन 2024। अब देखो दूसरी बात है कि इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था यूएसए में। कहां पर आयोजन हुआ? इसका आयोजन यूएसए में हुआ था। और ये किस प्रकार की एक्सरसाइज है? तो ये नौसेना की एक्सरसाइज है। इसकी है नौसेना की ये एक्सरसाइज है। और इसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया? तो इसने देखो यूएसए, जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड देश है, उन्होंने इसमें हिस्सा
लिया था। किसकी है? तो नौसेना का एक अभ्यास है। तो देखो चीजें याद क्या रखनी है, पहले तो अभ्यास कौन सा है, तो सी ड्रैगन 2024 है। किसके मध्य हुआ था? तो यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों की जो नौसेना है उन्होंने मिलकर ये युद्ध अभ्यास है वो किया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो यूएसए में इसका आयोजन हुआ था। साथ ही देखो आपको याद होगा एक क्वाड देश की जो मालाबार युद्ध अभ्यास है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? क्वाड कंट्रीज द्वारा किया जाता है, मालाबार युद्ध अभ्यास। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा है भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। देखो अभी तक हमने 3 प्रधानमंत्री पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो शेख हसीना है वो कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है, तो वो बनी है आपके बांग्लादेश की पीएम बनी है। फिर देखो हमने पढ़ा था जो ग्रेवियल अटल है वो कहाँ के पीएम बने हैं, तो ये फ्रांस की पीएम है, सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। और ये कौन से हैं? जो आपके पुष्प कमल दहली है ये कहाँ के हैं, तो ये आपके नेपाल के पीएम है। अब बचा कौन? तो ये है आपके शेरिंग टोंगबे, ये कहाँ के हैं? तो ये भूटान के पीएम है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। शेख हसीना क्या के? बांग्लादेश के हैं। ग्रेवियल अटल है वो फ्रांस के हैं। पुष्प कमल दहली है वो नेपाल की पीएम है। और जो शेरिंग टोंगबे है ये हाल ही में भूटान के जो पीएम है वो बने हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी बार ये बने हैं, कौन सी बार? इसका सेकेंड टर्म है ये, दूसरी बार के ये पीएम बने हैं। और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इनका क्या नाम है? जो पार्टी का नाम क्या है? पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी इनका नाम है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा है डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम है, असोल्ट राइफल है, कोई एप्लीकेशन है, ड्रोन है या कोई मिसाइल है। तो देखो आपको फोटो देखते ही पता चल गया होगा जो डीआरडीओ द्वारा बनाई गई जो उग्रम है वो क्या है? एक प्रकार की असोल्ट राइफल है। क्या है? असोल्ट राइफल है। और मैं बात करूं इस असोल्ट राइफल की तो इसकी रेंज कितनी है? तो 500 मीटर इसकी रेंज है। 500 मीटर तक क्या करती है? ये निशाना को अचूक निशाना लगा सकती है। और इसमें जो 20 राउंड है वो गोलियां रहती है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा हुआ है कि भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग ड्यूरेंस ड्रोन का नाम क्या है। तो देखो पहले बात तो नाम समझते हैं कि नाम क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है पहला स्वदेशी, तो पहले बात तो स्वदेशी है, पहला है, इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई तो कौन सी रहनी चाहिए? मीडियम ऊंचाई की बात की जा रही है। इसकी ऊंचाई की बात करूं तो लगभग 30,000 फीट इसकी ऊंचाई रहेगी। ऊंचाई कितनी रहेगी इस ड्रोन की? तो 30,000 फीट तो क्या है इसकी ऊंचाई है। तो लिखा हुआ है मीडियम एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई तो कितनी रहेगी? 30,000 फीट। और लॉन्ग ड्यूरेंस मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, ड्यूरेबिलिटी है उसकी बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब देखो इसके बारे में बात करें तो हाल ही में जो हैदराबाद में एक आयोजन हुआ जिसमें अपने जो नौसेना के जो अध्यक्ष है आर हरि कुमार, उन्हें ये ड्रोन है वो प्रदान किया गया है। इस ड्रोन के नाम के बारे में बात करूं तो इसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइन। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फोटो में भी आपको दिख रहा होगा इसका नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइन। पहले हमने नाम देखा तो नाम है इसका मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग ड्यूरेंस, ये एक प्रकार का ड्रोन है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइन इसका नाम है। ये कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? तो ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। और हाल ही में हैदराबाद में एक आयोजन हुआ जिसमें आर हरि कुमार जो अपने नौसेना के अध्यक्ष हैं उन्हें ये सौंपा गया था। और ये इसकी ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। जैसे मैंने यहाँ बताया, लिखा हुआ है लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ये 36 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। कितने घंटे की? तो 36 घंटे की। मतलब 36 घंटे तक किसी प्रकार का चार्ज फ्यूल डालने की आवश्यकता नहीं है। 36 घंटे तक ये आराम से उड़ान भर सकता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये क्या है? ये यूएवी है। यूएवी का मतलब क्या होता है? यूएवी इसका मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। क्या होता है? अनमैन्ड मतलब इसमें देखो जो ड्रोन होता है उसमें आपने शादी वाले ड्रोन देखे आपने, उस ट्रेन में कोई आदमी थोड़ी बैठा रहता है। सेम एक बड़ी तरीके का ड्रोन बना दिया गया है। अब जो लगभग जितने भी जो अटैक वगैरह होते हैं, जो सर्विलेंस होती है, वो किससे किए जाते हैं? ड्रोन से किए जाते हैं। ड्रोन में क्या होता है, जैसे ये 36 घंटे तक उड़ सकता है, 20,000 फीट ऊंचाई पर उड़ सकता है, तो एक आदमी नीचे बैठा रहेगा और ड्रोन को उड़ाता रहेगा। और इसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी रहती है। और ये स्वदेशी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है? ये स्वदेशी है। जो अडानी ग्रुप है इसने इसको बनाया है। किसने बनाया है? ये इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है? तो जो अडानी ग्रुप है उन्होंने इसको बनाया है।
और ये बात करें कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से प्रदान की गई है, तो जो इजराइल की जो डिफेंस आपकी कंपनी है उसने, जैसे क्या होता है जैसे कोई भी चीज बनाई जा रही है, मान लो अपन गन बना रहे हैं तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे किसी देश से अपने को लेनी पड़ती है और फिर अपन क्या करते हैं स्वदेशी रूप से उस चीज को विकसित करते हैं। तो देखो जिस प्रकार जो अडानी ग्रुप ने क्या किया था कि इजराइल की जो डिफेंस कंपनी है उससे क्या लिया, इसका सारा डिजाइन वगैरह लिया और फिर इसको बनाया। और ये जो आपके ड्रोन है वो हर मौसम में उड़ान भर सकता है, चाहे धूप हो, बारिश हो, कुछ भी चीजें हो, कोहरा हो, तो ये आराम से उड़ान भर सकता है, इतने इसमें सेंसर लगे हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा नाम क्या है इसका, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर। तो देखो मैं बात करूं आपके ऊंट महोत्सव की, तो इसका आयोजन कहां किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है आपके बीकानेर में। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ऊंट महोत्सव है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखो 12 से लेकर 14 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर, तो बीकानेर में इसका आयोजन किया जाएगा। थीम आपको याद रखनी है, इसकी थीम क्या है, थीम क्या है इसकी, तो थीम है आपके आइकन ऑफ बीकानेर। थीम क्या है, आइकन ऑफ बीकानेर। बीकानेर का आइकन क्या है, ऊंट है, इसलिए इसकी थीम भी क्या रख दी गई है, बीकानेर ऑफ आइकन इसकी थीम रख दी गई है। ये देखो यहाँ पर है ऊंट महोत्सव 12 से 14 जनवरी 2024 बीकानेर में मनाया जाएगा। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, तो आयोजन की बात करूं कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो एक तो आपके पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन, बीकानेर का जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन बीकानेर द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक तो थीम क्या है, आइकन ऑफ बीकानेर, आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो बीकानेर में इसका आयोजन किया जा रहा है, और किसके द्वारा, तो पर्यटन विभाग और जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आपको पता होगा कि पिछली 1-2 क्लास से पहले हमने ये भी पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, जो ऊंट को है, ऊंट को क्या, ऊंट का वर्ष कौन सा घोषित किया है, तो 2024 है, उसको कैमलिड ईयर घोषित किया है। मतलब क्या है, ये क्या है, ऊंट का वर्ष होने वाला है। जिस प्रकार आपको पता होगा कि जो 2023 है उसे मोटा अनाज या हम बोलते हैं मिलेट्स का ईयर घोषित किया था, उसी प्रकार जो 2024 में जो वर्ष होगा वो किसका रहेगा, तो ये रहेगा आपके ऊंट या कैमलिड का वर्ष ये रहने वाला है। फिर देखो हम बात करें आगे, आगे लिखा हुआ है सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो देखो हम बात करें सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले की, तो इसका आयोजन क्या किया जा रहा है, तो ये आयोजन किया जा रहा है आपके जयपुर में, जो अपने जयपुर में जवाहर कला केंद्र है, जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक, तो 13 से लेकर 21 जनवरी तक इसका आयोजन होने वाला है। नाम क्या है इसका, तो नाम है आपके सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। आयोजन कब से कब तक होगा, तो 13 से लेकर 21 जनवरी तक इसका आयोजन होने वाला है। और किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आयोजित किया जा रहा है आपके राजीविका के द्वारा, राजीविका के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है उसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वो किया जा रहा है आपके राजीविका के द्वारा। कहां पर, तो जयपुर में, जयपुर में जवाहर कला केंद्र है, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ तक की चीजें आपको समझ आ गई होगी। फिर देखो आगे है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहां प्रारंभ हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अंतरराष्ट्रीय, देखो अंतरराष्ट्रीय हो जाता है, भारत में हो रहा है तो इंपॉर्टेंट ही है, और हर साल होता है कहां पर, तो गुजरात में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर, गुजरात में। कब से कब तक, तो 7 से लेकर 14 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर, तो गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका नाम क्या है, इसे काइपोचे इसका नाम है, मतलब जो इसका आयोजन जो प्रोग्राम है उसका पूरा का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपके काइपोचे। ये कौन से नंबर का है, तो ये 33वां है। और कहां पर किया जा रहा है, तो आपके साबरमती, साबरमती गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। साबरमती जो अहमदाबाद में साबरमती है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन से क्रम का है, तो ये 33वें क्रम का है। और हम बात करें कि कब से कब तक, तो 7 से लेकर 14 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है।
फिर देखो यहाँ तक अपने जो वीकली करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही देखो इसकी जो पीडीएफ है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन आरएस, वहाँ पर आपको ये सारी जो पीडीएफ है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हो। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को आपको शेयर भी करना है, क्योंकि इस क्लास में मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हम क्या करें, एग्जाम ओरिएंटेड बात करें। क्योंकि करंट अफेयर को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि करंट अफेयर अथाह सागर है। बहुत सारे आपको ऐसे टीचर मिलेंगे जो बहुत ज्यादा आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उतने पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं। आपको पढ़ना है, सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है, वही चीजें पढ़नी है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, और इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। और साथ ही इस क्लास में हम बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें देखते हैं, इधर उधर की कोई बातें नहीं करते हैं। जितने भी जो 1 घंटे या अपने 1 घंटे 1.5 घंटे जो क्लास होती है उसमें अपन बिल्कुल कंटेंट पर फोकस रखते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।